हेलो बच्चों। तो बच्चों आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है पार नजर की। चैप्टर 6 है ये और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग है, वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। मनाही यानी मना थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा तुरंत। फिर क्या हुआ? तो छोटू ने एक बार शरारत की, अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और उसी सुरंग में जा पहुंचा जहां पे जाने के लिए मना था। छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? ठीक है। तो छोटू को जब समझाया गया कि भाई उस तरफ मत जाया करो, तो छोटू ने पूछा कि भाई अगर उस तरफ नहीं जाना होता है तो पापा क्यों जाते हैं रोज रोज? ठीक है ना। ओके। तो इस पे देखो क्या रिप्लाई मिला उसको। पापा को काम पर जाना होता है। ठीक है, यानी पापा वहां घूमने नहीं जाते बल्कि किसी काम के लिए जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाना मना था। ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं और नीचे भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, की मनाही थी यानी कि मना था। ठीक है। आगे है, चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा मतलब बहुत ज्यादा सेलेक्टिव। तो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ये परमिशन थी जो उस सुरंगनुमा रास्ते में जा सकते थे, जिसमें छोटू के पापा भी एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। ठीक है। तो बच्चों को क्या एक आदत होती है कि जिस काम के लिए उनको मना किया जाता है, बच्चे उसी काम को करना चाहते हैं। ठीक है ना, उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए कि भाई उन्हें मना क्यों किया जाएगा। तो उसी टेंडेंसी की वजह से जो छोटू है वो भी बार बार कोशिश कर रहा है सुरंगनुमा रास्ते में जाने की, और इस बार वो सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उसने सिक्योरिटी पास तो ले ही लिया है पापा का, जबकि पापा घर पे आराम करते हैं। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है छोटू के साथ। ओके, आगे लिखा है, वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। यानी कि ये लोग अंडरग्राउंड रहते थे और ये जो सुरंगनुमा रास्ता है ये उसे ऊपर लेके आता है। तो आज छोटू को
ऊपर जाने का मौका मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे लिखा है मगर कहा मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब वहां पे क्या है, बहुत सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस लगे हुए थे। निरीक्षक यंत्र यानी कि जो निरीक्षण कर सकते हैं, यानी कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि अगर कोई संदेहास्पद संदेहास्पद मतलब डाउटफुल सिचुएशन अगर क्रिएट होती है, तो उन्होंने देखा कि भाई इतनी छोटी हाइट का ये कोई बच्चा तुरंत के अंदर कैसे आ गया। तो तुरंत उनमें से किसी डिवाइस ने उसकी फोटो खींची और फोटो को कंट्रोल सेंटर भेज दिया गया, जहाँ पे उसकी जांच हुई और तुरंत खतरे की सूचना भेजी। ओके, अब जैसे ही खतरे की सूचना मिली तो क्या हुआ? इन सारी गतिविधियों में अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू को बचाना मुश्किल था, यानी कि छोटू की पिटाई होने वाली थी। ओके, तो जब हम वो शरारत करते हैं जिसके लिए में रिपीटेडली मना किया जाता है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है। ओके, जो माँ बाप हमारे लिए सबसे अच्छा सोचते हैं या जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही फिर हमारी पिटाई भी करते हैं। तब जब वो हमें किसी चीज के लिए बार बार मना कर रहे हैं और हम वही करते हैं। आगे देखो, आगे क्या हुआ? आगे लिखा है छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। किसने कहा? पापा ने। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। लाजमी यानी कि आ, सही, परफेक्ट। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए हार्मफुल नहीं रह जाता। ये देखो, इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। ठीक है, तो उन्होंने बताया सारी चीजें कि भाई वो बाहर स्पेस सूट पहन के जाते हैं और पैरों में भी उनके पास एक खास तरीके के जूते होते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर भी चल पाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भाई छोटू की जो क्यूरियोसिटी है वो शांत हुई या अभी और भी उसे जानना है। देखो, छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास रूप की पोशाकें। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन।
सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या। जैसे कि ये उष्णता यानी कि हीट, ओके, प्राकृतिक संतुलन यानी कि नेचुरल बैलेंस, ओके, अक्षम यानी अनेबल, स्थिति यानी सिचुएशन, ओके। तो वो बता रहा है कि भाई हम भी पहले ऊपर ही रहते थे, यानी सरफेस पे, अंडरग्राउंड में नहीं रहते थे, लेकिन धीमे धीमे जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसकी वजह से हमें यहाँ नीचे रहना पड़ा। और क्लाइमेट चेंज की वजह थी सूरज में आए हुए चेंजेस, जिसकी वजह से वहाँ जितने भी जीव जंतु रहते थे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, केवल इनके पूर्वज सरवाइव कर पाए। और उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड स्पेस बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि छोटू के पापा का क्या काम था। अब यहाँ जो वर्ड्स हैं जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे सतर्कता, सतर्कता मतलब अलर्टनेस। ठीक है, विभिन्न यानी डिफरेंट, यंत्र यानी कि डिवाइसेस, ठीक है, और सुचारू रूप से चलते रहे मतलब दे फंक्शन वेल। सुचारू रूप से चलते रहे यानी कि दे फंक्शन वेल। और चुनिंदा यानी कि सिलेक्टिव, वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो वो ये बता रहे हैं कि वो बेशक नीचे रहते हैं लेकिन हमें सूरज की रोशनी और सूरज की शक्ति की जरूरत होती है। तो ये रोशनी और ये शक्ति के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके की डिवाइसेस लगा रखे हैं जो सरफेस के ऊपर है। और उन्हीं डिवाइसेस की हेल्प से वो अंडरग्राउंड रहकर भी सूरज से रोशनी और सूरज से शक्ति ले पा रहे हैं और सरवाइव कर पा रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे छोटू के क्वेश्चंस खत्म हुए या अभी भी बाकी हैं? देखो क्या लिखा है आगे। आगे लिखा है बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। ठीक है, मंशा यानी कि इच्छा, जाहिर की यानी कि बताई। ठीक है, बिल्कुल, मगर अपने उसके लिए खूब करना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा, तो माँ ने कहा कि भाई आप ये काम कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको एफिशिएंट बनना होगा। और एफिशिएंसी कैसे आती है? अच्छे से पढ़ने और लिखने के बाद। ओके, तो दिस इज द रीजन कि हमें भी बार बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों? क्योंकि पढ़ने से ही हम किसी लायक बनते हैं और हम कोई काम कर सकते हैं अच्छे से। तो दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है
कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तभी क्या हुआ कि कंट्रोल रूम में वहां की जो हालात थे वो थोड़े से बदले बदले नजर आए। क्यों? क्योंकि उनकी स्क्रीन पे एक पॉइंट जैसी कोई चीज साइन कर रही थी, और वहाँ जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि ये कोई तारा नहीं है बल्कि कोई चीज है जो हमारी धरती की तरफ तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, ये उनका कंप्यूटर बता रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे है अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं, यानी कि स्पेस शटल तो नहीं। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए कि भाई आखिर ये क्या है, कौन सी चीज है जो हमारी धरती की तरफ आ रही है, कोई खतरा तो नहीं, लाइक दैट। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तो यह संभव हो सकेगा। देख, अब क्या उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई कि क्या ये वाकई में कोई स्पेस शटल है, और अगर स्पेस शटल है तो ये कहाँ से आया है, यानी कि हमारी धरती के साथ साथ कोई और धरती भी है जहाँ पे लोग रहते हैं और उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है कि वो अपने स्पेस शटल भेज पा रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई हालांकि हमारे पूर्वज भी स्पेस शटल पे काम करते थे, लेकिन अब उनके लिए ये पॉसिबल है। रीजन? क्योंकि अब उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो अंडरग्राउंड रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? ओके, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इनकी इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाई जा रही है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब क्या हुआ कि वहां एक मीटिंग बुलाई गई, और उस मीटिंग में ये सारा मैटर डिस्कस किया जा रहा है कि भाई अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। ओके, तो वही सब यहाँ बताया गया कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन को काउंटर करेंगे। समझ आया? ठीक है। Yes. आगे देखिए। आगे लिखा है, कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार
कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो इन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरीके के जीव इसमें सवार नहीं है। तो जो नंबर एक था उसने अपनी जो समझ है उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई हम इनको मार गिरा सकते हैं, लेकिन अगर हमने इनको मार गिरा दिया तो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। फिर वो दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी हेल्प से हम इनको खराब कर दें और नीचे उतरने पे फोर्स करें। लेकिन हाँ, अगर ये यान खुद ब खुद नीचे आते हैं तब इनको खराब किया जा सकता है, तो ये टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो देखते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या होता है और आखिर में क्या होता है आगे। नंबर एक की बात सही लगती है। नंबर दो, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। यानी कि हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए जब तक कि हमारे पास या हमारे लिए ये एकदम प्रूफ ना हो जाए कि हाँ ये हमारे लिए खतरा है। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वह लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ, दरख्वास्त यानी कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर तीन, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल मैनेजमेंट, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, है ना। आगे है, उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका। ठीक है, यानी कि जो अंतरिक्ष यान की बात हो रही थी वो इनकी जमीन पे अब लैंड कर गया। ये इस तरीके का एक फोन आया, किसके पास? अध्यक्ष के पास। अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट। ओके, आगे लिखा है, वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक एक साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने कहा, अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। ठीक है, तो छोटू ने पूछा इसके अंदर क्या है, तो उसके पापा ने कहा, भाई अभी नहीं बता सकते, अभी तो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार उस पर बार बार हमारा ध्यान है और उसके लिए अंग पर हमारा नियंत्रण है। ठीक है, हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो यान है इस पे हमारा पूरा कंट्रोल है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी अभी हम कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे क्योंकि अभी भी हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी लेकर लेना चाहता था।
अब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सुबह एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। कौन था वो? तो ठीक है, ओके। अब देखो छोटू ने क्या शरारत की। तो जो उसके पापा ने कंट्रोल पैनल दिखाया था ना, कि कंसोल, वो उस पर देखो क्या किया उसने। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्ण स्थिति में ला रखा। ठीक है, यानी इसने बिना सोचे समझे एक बटन दबा दिया था कंट्रोल पैनल। तो उसके लिए पापा को गुस्सा आया और पापा ने उसे झापड़ मारा, चाटा मारा, स्लैप किया और बटन को वापस से उसकी पुरानी पोजीशन पे सेट कर दिया। ओके, मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। ठीक है, यानी कि हो सकता है वो जो लाल बटन था उसकी वजह से उसका जो आर्टिफिशियल हैंड था वो खराब हो गया। ठीक है, आगे लिखा है नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी कर रहे हैं। प्रयास यानी कि कोशिश, ट्राई। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। ठीक है, तो यहाँ ये जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाता है। इसकी कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं है। प्रॉपर एंडिंग इसलिए नहीं है क्योंकि आज भी हमें पता नहीं चल पाया है कि जो मंगल ग्रह है उस पर कोई किसी तरीके का जीव जंतु रह रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चैप्टर के राइटर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चैप्टर के राइटर हैं जयंत विष्णु नालीकर। मराठी से अनुवाद रेखा देशपांडे। तो इन्होंने मराठी में लिखा था इसको और इसको फिर हिंदी में लिखा है रेखा देशपांडे। तो दोनों ही नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है कि राइटर का नाम पूछा जाए या हो सकता है ये पूछा जाए कि इस पाठ को हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया। तो दोनों ही नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट। इसके बाद आता है प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों।